नमस्कार राजस्थान और खासकर राजस्थान के शिक्षक मित्रों। आज की चौपाल में हमारा विषय प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के दो ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर कभी बात नहीं होती है, और ये अभिनव चौपाल इसी हिसाब से शुरू की गई है कि यहाँ पर उन मुद्दों की बातें हो जाएं जिन पर सामान्यतः किसी बड़े मंच पर, किसी स्थापित मीडिया में चर्चा नहीं होती है, लेकिन चौपालों पर, स्कूल के कैंपस में, बसों में, ट्रेनों में उनकी बातें होती है। ऐसे कई विषय हैं जो हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे। हमारे समाज से जुड़े हुए, हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए, हमारे बाजार से जुड़े हुए, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए, खेती से, पशुपालन से, सबसे जुड़े हुए विषय इस चौपाल में हम लोग रखेंगे, तथ्यों के साथ रखेंगे। सुनी सुनाई बातों के आधार पर यहाँ कोई बात होगी नहीं, और सकारात्मक भाव से होगी कि हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, और बदलाव हमेशा चर्चा से होते हैं। बदलाव हल्ले गुल्ले से नहीं होते हैं। किसी बात की जब चर्चा शुरू हो जाती है सब तरफ, तो वो एक रूप ले लेती है, उसकी अपनी एक चाहत बन जाती है, और उस चाहत के अनुसार शासन को काम करना ही होता है। ये भी एक विज्ञान है जन जागरण का कि कैसे किसी बात को महत्वपूर्ण बनाया जाए और कैसे उसे वापस रूप देके, कंसेप्ट देकर व्यवस्था में जमाया जाए। आज जिन दो मुद्दों की हम बातें करना चाहते हैं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित, उनमें एक मुद्दा तो बूथ लेवल अधिकारी का है, बीएलओ का है, और दूसरा मुद्दा मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील कहते हैं उसका है। ये दोनों व्यवस्थाएं राजस्थान की प्रारंभिक शिक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं और इनका विकल्प क्या हो सकता है, इन पर हमारी आज की चौपाल रहेगी। चौपाल में पधारे हुए सभी मित्रों का मैं डॉक्टर अशोक चौधरी स्वागत करता हूं। आपके आने से, आपके यहाँ रहने से ही चौपाल की रंगत है। हर व्यवस्था में सबका अपना अपना महत्व है, बात कहने वाले का भी, बात सुनने वाले का भी, खेलने वाले का भी, देखने वाले का, गाने वाले का भी, सुनने वाले का, सबका अपना अपना महत्व है। तो बात हम शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रारंभिक शिक्षा में दो कांटे, जिन्हें में कांटे कहते हैं, जो उसकी राह में दो कांटे बिछाए गए हैं, जानबूझ के नहीं लेकिन अनजाने में। अब पता भी चल गया कि वो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने की इच्छा शक्ति कम है, और वो इसलिए कम है कि इस बात को संगठित रूप से कहा नहीं जा रहा है। और हम कह देंगे तो अगले 6 महीने में माहौल बनेगा और हम लोग इस व्यवस्था को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। पहले भी ऐसा ही था कि सरकार और समाज के खूब सारे काम हैं वो स्कूलों को दिए जाते थे। शुरुआत में तो खूब सारे काम थे, गांव में दूसरे अधिकारी थे नहीं, तो कोई भी बड़ी योजना आती, कोई भी बड़ा मुद्दा आता, तो ये लगता कि ये तो अध्यापक जी को, प्रधानाध्यापक जी को मुद्दा सौंप दिया जाए समाज हित में। और वो लोगों ने काम किया भी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के शुरुआती चरण में जब गांव में कोई दूसरा व्यक्ति उपलब्ध नहीं था सरकार के नाम से, तो प्राइमरी के शिक्षक थे, कहीं पे मिडिल स्कूल के शिक्षक थे, और उन लोगों ने समाज में अपनी भूमिका निभाई, हर तरह से निभाई। अब शासन की व्यवस्था बड़ी हो गई है,
अब गांव में दूसरे खूब सारे अधिकारी आ चुके हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारी आ चुके हैं। तो ऐसे में अभी भी वही रवैया अपनाना कि कुछ भी बात हुई, कुछ भी नई चीज आई, उसकी जिम्मेदारी टीचर्स को सौंप दी जाए। और टीचर्स इस समाज में या इस शासन व्यवस्था में ऐसे लोग होते हैं जो अमूमन किसी जिम्मेदारी के बारे में नकारात्मक रवैया नहीं अपनाते, मान लेते हैं। यानी हमारे जितने भी कर्मचारी, हमारे लाखों कर्मचारी हैं राजस्थान में, उनमें सबसे ज्यादा अनुशासित वर्ग वो शिक्षक हैं। और उसका एक कारण है, क्योंकि दिन भर वो बच्चों में अनुशासन की प्रक्रिया को मेंटेन करते हैं। तो वो करते करते उनके अंदर काफी सारे गुण आ जाते हैं, स्वभाव बन जाता है उनका ऐसा। उस प्रक्रिया से गुजरने के कारण उनका स्वभाव हो जाता है अनुशासन में रहने का। और शासन में बैठे दूसरे लोग, खासकर जो सामान्य शासन वाले हैं, वो फिर इस चीज का खूब जमकर दुरुपयोग करते हैं। उन्हीं मुद्दों पर आज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं बूथ लेवल अधिकारी की, बीएलओ की। ये जो बीएलओ का काम है वो यह है कि उस बूथ में जितने भी वोटर्स हैं, जितने लोगों के वोट लगते हैं, उन लोगों की लिस्ट को अपडेट करके रखना। कौन इसमें से निकल गया, कौन इसमें जुड़ने वाला नया, उस लिस्ट को अपडेट करके रखना बस, ताकि जो भी चुनाव आए सामने तो उसके लिए वोटर लिस्ट तैयार रहे। अब पहले ये होता था कि आपको अपना नाम जुड़वाना था, आपको कई ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ये व्यवस्था गांव की गांव में कर दी, शहर की शहर में कर दी। जो बूथ है उस बूथ में एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है जो ये ध्यान रखेगा घूम फिर के चुनाव से पहले कि कौन लोग हैं जिनको जोड़ना है, किन लोगों का स्वर्गवास हो गया, उनका नाम हटाना, उसमें से लिस्ट को अपडेट करके रखना। इतना सा काम है। और उसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर हुआ करता है, बीएलओ होता है। तो जनता की सुविधा के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नई व्यवस्था की गई। अब इलेक्शन कमीशन जब भी ऐसी कोई व्यवस्था करता है तो उसके तो अपना अधिकारी होते नहीं है, उनको तो कभी कभार ही काम पड़ता है, इसलिए 12 महीने अधिकारी रखने की जरूरत उनको लगती नहीं है। तो वो किसी न किसी दूसरे डिपार्टमेंट से ये काम करवाते हैं। अब मैं 2010 पे आता हूं कि 2010 में इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में क्या कहा था। मैं नियमों से बात करता हूं। 2010 में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में इन अधिकारियों को जो गांव में उपलब्ध है, मैं अधिकारी वर्ड यूज करता हूं कर्मचारी के बजाय, सारे अधिकारी, आंगनबाड़ी वर्कर को मैं अधिकारी मान के चल रहा हूं, ग्राम सेवक को, पटवारी को मैं सबको अधिकारी मान के बात कर रहा हूं। इनमें से किसी को भी बूथ लेवल ऑफिसर बनाया जा सकता है। आंगनबाड़ी वर्कर को बना सकते हो, मेल नर्स को बना सकते हो, जलदाय विभाग का कर्मचारी इसको बना सकते हो, बिजली विभाग का कर्मचारी इसको बना सकते हो, ग्राम सेवक को, पटवारी को, ये इवन जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको भी बना सकते हो। उनको आपको बूथ लेवल ऑफिसर बनाना होगा। ये उन्होंने नियम कहा। टीचर्स भी उसमें शामिल है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि टीचर्स को तब बनाना है जब कोई दूसरे विभाग का अधिकारी उपलब्ध ना हो। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। टीचर को बीएलओ तब बनाना जब किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां उपलब्ध नहीं है। सामान्यतः टीचर को बीएलओ नहीं बनाना है, क्योंकि आप टीचर को बीएलओ बनाओगे तो शिक्षा का कार्य बाधित होगा। भले ही आप रूल में, बाद में इन्होंने रूल में लिख दिया कि नहीं, वो शिक्षा का काम करके उसके बाद बीएलओ का काम करेगा, लेकिन शिक्षा का काम तो बाधित होगा। तो टीचर एक्सेप्शन है, रूल नहीं है, अपवाद है, सामान्य नियम नहीं है। यह उन्होंने इसलिए किया था कि इससे जस्ट पहले 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। उसकी धारा 27 में लिखा हुआ है, उस अधिनियम की धारा 27 में लिखा हुआ है कि किसी भी शिक्षक को
शिक्षा के अतिरिक्त दूसरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। और यह संसद का कानून है, यह कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है किसी अधिकारी के। संसद का कानून सर्वोपरि होता है भारत में। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कई बार होता ना, एसडीएम साहब की इच्छा हो गई, वहां बुला लिया, कभी किसी ने कहीं बुला लिया, कभी किसी ने कहीं बुला लिया। उन्होंने कहा नहीं बुला सकते आप। उन्होंने 2-3 अपवाद छोड़े हैं कि जनगणना का काम हो आप शिक्षक को कह सकते हैं, राहत का काम हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो तो आप शिक्षक को कह सकते हैं, और चुनाव करवाने हो आपको, सांसद के चुनाव, विधायक के चुनाव कराने, उसमें उनकी ड्यूटी लगा सकते हो। इसके अलावा किसी अन्य काम में आप उनको नहीं लगा सकते। स्पष्ट नियम है, कहीं और कोई किंतु परंतु ही नहीं है इसके अंदर। तो 2009 और 10 में ये बातें हो गई। उसके बाद बार बार चल रही बातें, बार बार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि शिक्षकों को जहां कहीं भी आपने अन्य कामों में लगा रखा उनको वहां से हटाओ भाई। अब एक तरफ तो वो कानून चल रहा है, एक तरफ राजस्थान सरकार की मनमानियां चल रही है। राजस्थान सरकार की मनमानियां चल रही है, और वो मनमानी लास्ट यहां तक आ गई इन दिनों में कि बजरी के जो टोल नाके हैं, बजरी के नाकों पे शिक्षकों को बिठा दो। इस लेवल तक आ गया अभी। तो ठीक है, अभी उसको शिक्षा मंत्री ने रुचि ली, हल्ला मचा, रुचि ली, उसको रोका है। ये काम भी शिक्षक करे। राशन डीलर बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं सामान सही ढंग से, उसकी भी तहकीकात ये करे। केरोसिन बराबर बंट रहा नहीं बंट रहा, टीचर काम करे। बीच में पहले गायें भैंसें गिनने का काम करवाया इनसे, पशु गणना का काम एक बार करा लिया इनसे। और हालत तो ऐसी है कि कभी भी कुछ भी करा सकते हैं। आप गांव में कबूतर कितने हैं इसको गिनो, टीचर को काम सौंपो। विरोध करते नहीं। मैंने कहा सामान्यतः ये जो ऐसी कौम है कर्मचारियों की, सामान्यतः विरोध नहीं करती है, मान लेती है। अभी आप बीएलओ को देखिए कि बीएलओ कितने बीएलओ हैं, टीचर्स हैं। मैंने आज जो पता किया इस जिले में तो लग रहा है 95% से ज्यादा तो टीचर्स ही हैं। फिर उसमें यह भी लगा है कि उनको शिक्षा का जो काम है वो करके फिर बीएलओ का काम करना है, उसका उनको अतिरिक्त चार्ज मिलता है 10,000 रुपये सालाना। लेकिन बात क्या थी कि शुरुआत वाली बात क्या थी कि जब कोई अन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो उनको बीएलओ बनाना। कितने बूथ होंगे एक जिले में, कितने बूथ होते होंगे, कितने शिक्षक हैं जिनका आपने बीएलओ बना रखा है, उनका कार्य बाधित हो रहा है। कुछ लोग तो राजी राजी बनते हैं, कुछ को तो मजा आता है, कई लोग बिना मन बनते हैं। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में एक टीचर जिसकी खूब सारी सैलरी होती है उसका योगदान कम हो गया ना। तो 2009 का जो अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके तो खिलाफ आपने काम कर लिया 10 साल में। उस अधिनियम में ये बात क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि उनको पता था कि टीचर से अन्य काम लिए जाते हैं, इसलिए उन्होंने संसद में लिख दिया, कानून बना के लिख दिया। उनको पता था कि अधिकारी कभी भी शिक्षक को किसी भी काम में रवाना कर देंगे। तो बीएलओ की जो प्रथा है, शिक्षकों को बीएलओ लगाने की प्रथा, हम ये कहते हैं अब ये समाप्त होनी चाहिए। अभिनव राजस्थान पार्टी कहती कि ये प्रथा अब समाप्त हो, शिक्षक को बीएलओ नहीं लगाओगे। और हम लोग ये सारे कागजात के साथ सरकार और न्यायालय के सामने प्रस्तुत होंगे, और इसलिए प्रस्तुत होंगे कि जो संसद की भावना थी उसका सम्मान किया जाए। अब गांव में आपके पास में बहुत सारे अधिकारी हैं, पटवारी और ग्राम सेवक के अलावा भी आपके पास में पंचायतों में 5-5 सहायक हैं, आईटी केंद्र है वहां पे पूरा। उनको ये काम सौंपो, उनके काम है सारे के सारे, वो कर लेंगे काम। उनको क्या कभी कोई नया नाम जुड़वाना है, किसी को ले जाके आईटी केंद्र में जाके जुड़वा लेगा। अभी आप देखो कोरोना वाले मामले में ड्यूटी लगा दी टीचर्स की कि जो भी प्रवासी आएंगे उनकी रखवाली तुम करोगे। टीचर्स को तो सामान्य लगा, हमारी की तो लगाएंगे, हम तो हैं इस काम के लिए। बट मैं इसको बहुत अजीब मानता हूं। मैं इसलिए अजीब मानता हूं कि आपके गांव में सरपंच है, आपके गांव में वार्ड पंच है, सरपंच का पूरा सेटअप है, ग्राम सेवक है, 3-3, 4-4 पंचायत सहायक हैं, नरेगा सहायक हैं, मेट हैं, पता नहीं कौन कौन है।
ये जब सारा अमला आपके पास में है तो उनकी ड्यूटी लगाओ ना इस काम के लिए। इस काम के लिए तो होते हैं वो लोग। उनको तो स्कूल में जाना नहीं है, उनका तो काम ही है किस तरह की चीजें आती है तो उनको ध्यान रखना है। तो इन टीचर्स को इन कैंप्स के अंदर क्यों आपने डाल दिया? आप रात भर रखवाली करो, टीचर कैसे रखवाली करेगा? आपने कहीं भी देखा कि सरपंचों को जिम्मेदारी दी गई है? सरपंच बड़ी पोस्ट होती है, संवैधानिक पोस्ट होती है। कहीं सरपंच का नाम ही नहीं आया, पूरा कोरोना में नहीं आया कोई सरपंच साहब को ड्यूटी दो भाई। आपके गांव में जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनका ध्यान करो। आप सरपंच भी हो, आपके वोट भी आए हैं, नहीं आए तो अगली बार आपकी संभावना बन सकती है आने की। आप इनकी सेवा करो, इनका ध्यान रखो। ग्राम सेवक हैं, आपके पास पूरा सिस्टम है। कहीं भी नहीं, पूरे राजस्थान में आपने सुना कि सरपंचों की, प्रधानों की, एमएलए की कोई ड्यूटी लगी है? उन्हीं की तो ड्यूटी लगनी चाहिए थी कोरोना में। पब्लिक डीलिंग उन्हीं की तो है, पब्लिक का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की तो है। उनको पब्लिक ने किसके लिए चुना है? इमरजेंसी में जब वो आपका काम नहीं कर रहे हैं आपके चारों तरफ, और दोष उनका नहीं है, सरकार ने उनको नहीं कहा। ये नहीं कि वो नहीं करना चाहते थे कि भी कोई सरपंच चाह रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा। सरपंच ये नहीं चाह रहे थे कि हम ये काम नहीं करेंगे। सरपंचों को कहा ही नहीं किसी ने। कहते तो हो सकता है बढ़िया टेंट वेंट लगा के और अच्छा अरेंजमेंट करते, खाने की व्यवस्था उनकी शानदार करते कि भाई चलो प्रवासी हैं, हमारे मेहमान हैं तो उनका ध्यान करें। टीचर्स ले देखो, उनको समझ में आता है हेडमास्टर साहब 2 टीचर की ड्यूटी लगा दो आप। तो अभी हमारे गंगानगर के गौरव हैं, ये कह रहे हैं टिड्डी आ गई, अब टिड्डी आने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि टीचर्स की ड्यूटी टिड्डी नियंत्रण में भी लगा सकते हैं कि बस सारे टीचर्स लग जाओ टिड्डियां भगाने के अंदर। कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, कलेक्ट्रेट है, एसडीएम विभाग है, तहसीलदार का विभाग है, खूब सारे विभाग। उन कर्मचारियों को 4 दिन काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उन ऑफिसों में वैसे भी आप जानते हो, ऐसा नहीं कि आप गए तहसीलदार ऑफिस में जाके खड़े हुए आपका काम हो गया, वैसे भी काम तो होता नहीं है, वो तो छुपा हुआ नहीं है। स्कूल में तो शिक्षा होती है ना, स्कूल में तो टीचर आते ही हैं, पढ़ाते ही हैं, स्कूल तो खुलती है ना। 10 बजे मतलब 10 बजे घंटी लग जाती है ना। इस काम को टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा, ये अभिनव राजस्थान कहता है। तो बीएलओ वाली चीज पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं। मैंने सारे सर्कुलर देखे हैं, इलेक्शन कमीशन के, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के, मैंने सारे सर्कुलर देखे हैं और मजाक बना रखा हो सर्कुलर का। मैंने वापस मैं आपको रिपीट करता हूं, शिक्षक की ड्यूटी एज ए बीएलओ ऑफिसर, बीएलओ आप तभी लगाएंगे जब उस जगह कोई दूसरा सरकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं होगा। अगर है तो शिक्षक लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आखिरी प्राथमिकता होनी चाहिए। मजबूरी आ गई, कोई है नहीं तो किसी शिक्षक को बीएलओ का चार्ज देना चाहिए। यह उसका भाव है कागज का, और मैं कल कागज यहां पे लगा दूंगा। मेरा शिक्षक संगठनों से अनुरोध है कि सकारात्मक भाव से वो इस चीज को शिक्षा मंत्री जी के सामने रख दे। शिक्षक संगठन रखें, एक पार्टी के रूप में हम लोग उनके सामने रखेंगे, तो बीएलओ की ड्यूटी से उनको मुक्त किया जाए। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात हो गई मिड डे मील की, मध्याह्न भोजन, और अभी आजकल जो दूध का वितरण चल रहा है उसकी। ये मध्याह्न मील या मिड डे मील शुरू क्यों किया गया था, मूल बात पर आइए। शुरू इसलिए हुआ था कि बच्चों के पोषण में सुधार हो, उनके न्यूट्रिशन के अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उनको लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता गरीब हैं और उनके घर में पौष्टिक भोजन नहीं बन पाता, तो उनको अच्छा भोजन देने की व्यवस्था स्कूल में की जाए। यह सोचा गया था, विदेशी कंसेप्ट थी, यहां पर डाल दी। एक बार चालू हो गई, यहां पर कोई चीज चालू हो गई तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार कोई चीज यहां पे चालू हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक फौज का कोई चुटकुला बताते हैं कि एक बटालियन में एक टेबल थी और उस टेबल के पास में एक फौजी की ड्यूटी लगती थी। तो कोई नए जब भी कोई कमांडर वगैरह आते थे तो ड्यूटी वो चालू रहती थी उस टेबल के पास में। कोई पूछता है ये यहां क्यों खड़ा है, बोले नहीं साहब ये पहले से परंपरा है, यहां पर एक आदमी खड़ा रहता है। फौज में परंपराओं को बड़ा मानते लोग, वो वहां खड़ा रहता साहब। तो एक कोई आया जिज्ञासु कमांडर, उसने अपने पहले वाले को फोन करके पूछा कि यार वो एक हमको वहां ड्यूटी लगा के रखनी पड़ती है, वो क्यों रखनी पड़ती है टेबल के पास में।
कि यार मैं आया था उससे पहले भी रखनी पड़ती थी। उसने पहले वाले से पूछा, जिज्ञासु था, पूछते पूछते वो जो काफी पहले रह चुका था कमांडर, जो काफी बूढ़ा हो चुका था, उससे पूछा। जोक है ये। उनको पूछा कि आपके समय शुरू हुआ? बोले हमारे समय शुरू हुआ था। उन्होंने, बूढ़े आदमी थे, उन्होंने कहा कि वो मेज का रंग अभी तक सूखा नहीं क्या? शुरुआत में कोई मेज का रंग किया होगा, कहा होगा ध्यान रखना यार ये कोई कलर डिस्टर्ब ना कर दे। परंपरा बन गई। ऐसी इस देश में बहुत सारी परंपराएं हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो परंपराएं चल रही है। तो ये एक बार कोई शुरू कर दिया किसी ने मिड डे मील, तो अब इसके बारे में कोई विचार नहीं हो सकता, ये तो चलाना ही साहब बहुत जरूरी है। मूल उद्देश्य कुछ नहीं, मूल उद्देश्य खत्म हो गया। मूल उद्देश्य था बच्चों के पोषण में सुधार हो। तो हमने इसकी बहुत स्टडी की। हम जैसे अभिनव राजस्थान का अभियान चला रहे हैं 10 साल से, तो हम स्टडी करते हैं गहराई में जाके कि इसका मूल उद्देश्य था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो मूल उद्देश्य था पोषण की स्थिति में सुधार होना, न्यूट्रिशन में। तो चेकिंग ये होनी चाहिए कि ये जो बच्चा स्कूल में आया था, इसके पहले इसका पोषण का स्तर क्या था, और अब ये बच्चा यहां पे पोषण ले रहा है, उसके बाद इसके पोषण में क्या सुधार हुआ है, पैरामीटर्स इसके कैसे बदलें। वो तो कोई चेकिंग होती नहीं है, लेकिन खिला रहे हैं साहब, परंपरा एक बार कह दिया किसी ने, चला रहे हैं। दूसरा उद्देश्य क्या था कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट, यानी बच्चे जो ना निकल जाते हैं स्कूल से बाहर, उसको कम करना। तो इस भोजन के बहाने से वो बच्चे यहां पर टिके रहेंगे। हालांकि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, सोचने के लिए अच्छी बात नहीं कि वो भोजन के चक्कर में वो आके बैठेंगे स्कूल में। ये एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में अच्छी सोच नहीं है कि उनको खाने का झांसा दे दो, उससे स्कूल में बैठे रहेंगे, इससे हम नामांकन बढ़ा लेंगे। नामांकन किससे बढ़ता है? नामांकन बढ़ता पढ़ाई से। अच्छी पढ़ाई कराओगे तो नामांकन अपने आप बढ़ जाएगा। प्राइवेट स्कूल वाले तो एमडीएम चलाते नहीं है, और यही माँ बाप जो सरकारी स्कूल में भेजते हैं, उनका सपना ये रहता है कि 5 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएं तो पैसे देके वहां भेजेंगे। वो मिड डे मील के चक्कर में यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं अभी पैसे का जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ होते ही वो बिना मिड डे मील वाले स्कूल में टाई लगा के वहां भेजेंगे सबसे पहले। तो वो उद्देश्य भी आपका कोई, उसका कोई सारांश नहीं है। वो उद्देश्य भी आपका आसपास ही नहीं पूरा होने का, नामांकन तो कम होता जा रहा है। अब तो वहां वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो मजबूरी में पढ़ रहे हैं। ये फैक्ट है समाज का, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोनों कारण, पोषण के स्तर में सुधार और नामांकन बढ़ने वाली, दोनों उद्देश्य आपके पूरे नहीं हो रहे। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है इसका? नुकसान ये हो रहा है कि वो पाठशाला पाकशाला बन गई है। पाकशाला, पाक यानी भोजन बनाने वाली सारा। अब तो थोड़ा और वो संगठित हो गया काम, लेकिन शुरू में तो ऐसे लग रहा था जैसे यहां पर खाने के लिए बच्चों को बुला रहे हैं, पढ़ाने के लिए नहीं बुला रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई, और आसपास खाना बन रहा हो तो बच्चे पढ़ते और नहीं, कि खाना बन रहा है, भूख लग जाती उसको देख के। अब एक सवाल यहां पर यह भी आता है, कईयों ने मुझे कहा भी कि नहीं ठीक रहता साहब, कईयों के मजदूर हैं माँ बाप और उनको खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो बेचारे बच्चे आके यहाँ पर अच्छा खाना खा लेते हैं। मैंने उनको यही सवाल किया कि फिर उनके जो माता पिता है उनके खाने का क्या होता है? बच्चे तो उनका ठीक खाना खा लेते हैं, जो मजदूरी करने जो माँ जा रही है, मजदूरी करने जो पिता जा रहा है, उनके पोषण का क्या हाल है? उनका पोषण इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो उनके पोषण का हाल ठीक नहीं है, और आप यहां पे इनके पोषण का कैसे हाल ठीक करोगे? फिर उनके घर में बूढ़े माता पिता भी होंगे, उनके पोषण की भी जरूरत रहती है। आपने केवल बच्चों को उसमें से हटा के निकाल लिया, और इन बच्चों का आप भविष्य संवारने जा रहे हो केवल ये खाना खिला के। आप उस पूरे परिवार के बारे में एज ए यूनिट क्यों नहीं सोचते हो? और वो जो मां खिलाएगी अपने बच्चे को, क्या आप खिला सकते हो खाना? जो मां अपने बच्चे को खाना जिस तरह से खिलाएगी, प्यार से, अगर उसके पास उपलब्ध होगा, किसी भी मां के पास अगर उपलब्ध होते हैं संसाधन, तो जिस लाड प्यार से वो अपने बच्चों के लिए खाना बना सकती है, कोई भी दूसरी संस्था बना सकती है क्या? तो मूल प्रश्न तो वहां है। उस व्यवस्था को ठीक करो ना। कितने घर होंगे गांव में? 10% घर होंगे। 10% घरों की व्यवस्था कर दो। इतना पैसा पंचायत में आता है, इतना पैसा नरेगा में आता है, उनके पोषण की व्यवस्था वहीं कर दो, घर में दे दो ठीक ठाक सामान उनको।
तो उसका कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। इतने 70 सालों के इस देश को हम लेके चल रहे हैं अंग्रेजों से छुड़ाने के बाद में, तब भी हम यही बातें सोच रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे। ये मैं कई बार कहता हूं कि जो गाय आपके घर पे रहती है, आपकी खुद की गाय है, आप उसको जिस प्रकार से चारा डालते हैं, जिस प्रकार से उसके ऊपर आप हाथ फेरते हैं, गौशाला में वैसे थोड़ी कोई खिला सकता उसको। गौशाला में कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर दे, लेकिन मेरी गाय है खुद की, मेरी बछड़ी है, मैं जैसे उसकी सेवा करता हूं, मैं जैसे उसको डालता हूं चारा, वैसे कोई नहीं डाल सकता। मुझे पता है, मैं मेरे जैसे ट्यूबवेल पे जाता हूं, मेरी तीनों गायें कूदना फाड़ना शुरू कर देती है, फिर मैं जाके कभी उनको रोटी खिलाता हूं, कभी कुछ उनको खिलाता हूं, हाथ फेरता हूं, तो एक अपनापन लगता है। वो अपनापन गौशाला में लग सकता है क्या? तो ठीक है, धन्यवाद है उनका कि वो चला रहे हैं गौशालाएं और उनको मरने से बचा रहे हैं, उनका धन्यवाद है, लेकिन वो विकल्प नहीं है। तो हमें जाना चाहिए हमेशा विकल्प पे। अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? अच्छा विकल्प यह है कि इनको अपने घर में, सभी परिवार के लोगों को, घर में 5-6 लोगों को, यार इतना दाल रोटी तो खिला दो उनको। इस देश में भंडार पड़े हैं, उनकी व्यवस्था वहीं कर दो। मैं इसका अल्टरनेट ये मानता हूं, मिड डे मील की स्कूल में कोई जरूरत नहीं है। फिर इससे क्या होता है आप देखो, मिड डे मील से होता है कि जो भी टीचर इसके चार्ज में लगते हैं, जिनको चार्ज दिया जाता है, ये जो रेट्स दिए इन्होंने, इन रेट्स के अंदर आप उन बच्चों को खाना नहीं खिला सकते। अभी कह रहे हैं रेट बढ़ा दी, हल्ला मचा, रेट बढ़ा दी, जैसे 5-7 रुपए कर दिए एक बच्चे पे। मैं एग्जैक्ट आपको रेट, दूसरे बोर हो जाओगे। टीचर्स को सबको पता कौन सी रेट, उनके तो पैसे गिने हुए हैं, 4 रुपए 97 पैसे उनको तो गिने हुए हैं। तो मैं एवरेज आपको बता दूं 6-7 रुपया एक बच्चे पे मिलता है। छोटे बड़े बच्चों का ऐसा उन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। उसमें तेल भी सारी चीजें, मिर्ची भी, ये सारी गैस का सब खर्चा उसके अंदर शामिल है। उससे वो खाना खिलाना। तो मैंने कईयों को पूछा फिर क्या करते हो? बोले इसमें तो पार नहीं पड़ता। तो कैसे एडजस्ट करते हो? तो एडजस्ट करते हैं कि मान लीजिए स्कूल में नामांकन 50 बच्चों का है, बच्चे 35 ही आते हैं, 35 में से 5-7 खाते ही नहीं, कुछ ठीक करके होते, हम तो नहीं खाते ये खाना। ऐसी भी एक परंपरा, ये भी एक असमानता स्कूल में है। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो नहीं खाते। तो ये भी सर्वे होना चाहिए कौन से बच्चे जो नहीं खाते हैं। लेकिन रजिस्टर में आपको लिखना पड़ेगा 50 बच्चे हमारे यहाँ नामांकन है, उनका 50 का ये खर्चा है, तब जाके वो बैठता है। टीचर क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं राजी खुशी से कि हमारे को खाना खिलाना मजबूरी है, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से, ये कौन तो ऑर्डर को बहुत मानती है, ऑर्डर ऊपर से। तो पार नहीं पड़ रहा तो एडजस्ट कर लो। एडजस्ट क्या करो? 50 लोगों का नाम लिख लो। खाना कितनों खिलाना? 30 को खिलाना, तो 5 रुपए से भले भी ज्यादा कॉस्ट आए, 7 की 8 रुपए आए, तो एडजस्ट करते हैं। मैं मान रहा हूं अधिकतर टीचर ईमानदार है इस मामले में। मैं आपको खुद बड़े उससे आधिकारिक रूप से कह रहा हूं। हालांकि लोग तो चिढ़ते हैं, क्योंकि गांव में यही ज्यादा दिखते हैं लोगों को जिनकी सैलरी आती है। लोग इनसे चिढ़ते बहुत हैं, तो आरोप लगाते हैं आप मिड डे मील के अंदर पैसा खाते हैं। नहीं खाते। 99% का तो मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई 1-8% तो सब जगह हो जाता है यार। टीचर्स को क्या दोष देते हो? बाकी जो डकार भी नहीं लेते उनका क्या कहोगे? तो ये तो उसका तो बात छोड़ दो। तो वो क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करके, और भ्रष्ट बनते हैं खुद व्यवस्था के कारण से। दोष किसका? व्यवस्था का। उनको कहो तुम आके देखो यहाँ पे, अगर हम 50 बच्चों को इस खाना खिलाएंगे तो इस रुपए में बैठेगा नहीं मामला। तो एडजस्टमेंट करते हैं। संस्थागत भ्रष्टाचार, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। इस व्यवस्था की कमियों के कारण, अव्यवहारिकता के कारण से इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार कर दिया। अब आपके हाथ से आपने लिख लिया, गड़बड़ तो कर दिया आपने रजिस्टर में, तो अब आपके ऊपर तलवार लटक गई। हमेशा के लिए अपराध बोध रहेगा, यार गड़बड़ तो की है, कल को कोई नंबर आगे ले सकता है। मार साहब बच्चे तो 35 ही थे स्कूल में, 50 कहां से आ गए? 50 का कब आप भरते हो? मार साहब भलापना कर रहे हैं बेचारे, और कई बार हालत ये होती है कि उनकी जेब से और छिप जाते हैं पैसे। संस्थागत भ्रष्टाचार यार। जैसे वो थानेदार करता है ना, थानेदार के पास एक गाड़ी दे दी, महीने का उसका डीजल फिक्स कर दिया। उतने से डीजल में क्या चले यार? कितनी गाड़ी थाने की घूमती है दुनिया भर में। और यहां से मान लो कोई भाग गया दूर, 400 किलोमीटर अपराधी भाग गया, तो अब वो क्या करता है फिर आपसे? वो कहता है गाड़ी लाओ यार चले, वरना होना तो चाहिए थाने की 2 गाड़ियां एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जाए भाग के पकड़ के लाए अपराधी को। लेकिन हम उनको साधन नहीं दे रहे हैं। अब वो क्या करता है फिर?
ईमानदारी से रहना चाहता तो भी उसको बेईमानी करनी पड़ती है। दारू वाले ठेके वाले से कहता तू डीजल भराइयो, सट्टे वालों से कहता तुम ये करियो, वो सबसे करवाता है। सब जानते हैं संस्थागत भ्रष्टाचार है। हम व्यवस्था के अंदर सुधार चाहते ही नहीं है और फिर दोष देते हैं, तलवार उस पर लटकी रहती है। अभी कलेक्टरों को यह कहा हुआ है कि आप 4 दिन जाके गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। एसडीएम को कहा गया गांव में जाकर रात्रि विश्राम करेंगे। आपने देखा किसी को? कभी कभी नया ऑर्डर निकलता है, नाटक करते हैं, गांव में शाम को बैठे होते हैं। अब गांव में रात्रि विश्राम कहां करेगा कलेक्टर? किसके यहां करेगा? अंग्रेजों का कानून था कोई जमाने में, ऊंट छकड़े से जाते थे, सबके पास अब साधन है, काहे का रात्रि का विश्राम करना? एक लाइन का ऑर्डर निकालो कि रात्रि विश्राम की जरूरत नहीं है। कलेक्टर तो अपने ऑफिस में ढंग से बात कर ले लोगों से तो ही लोग राजी हैं, काहे का रात्रि विश्राम करवाना। और गांव में रात्रि विश्राम किसके घर पे करेगा? कहां रहेगा वो? तो कलेक्ट्रेट में बात कर ले ढंग से, लोगों से नमस्ते कर ले, एसडीएम ढंग से बात कर ले तो लोग राजी हैं। आप गांव गांव की प्रथा छोड़ो। इसको कहते हैं संस्थागत भ्रष्टाचार। अब कलेक्टर क्या झूठे लॉग बुक में झूठे भरेगा? मैं फलां गांव में गया, रात्रि विश्राम फलां गांव में किया। अब कोई पीछे लगे तो कहेगा साहब आप तो इस दिन थे ही नहीं वहां पे। तो लग गई तलवार, लटक गई बिना मतलब की। ऐसी टीचर्स की मिड डे मील की तलवार लटकी रहती है। दूध का इश्यू है, दूध को कह रहे हैं कि सरस डेयरी से लेंगे। सरस डेयरी में रेट क्या? 43 रुपए। बच्चों को दूध पिलाना, एक नई योजना मैडम चला के गई थी वो। कुछ लोग कह रहे हैं बंद कर रहे हैं उसको, भगवान भला करे उनका ये बंद कर दे। उसके एवज में जो भी पैसे आते हैं वो बच्चों के घर के खाते में जमा करा दें, ज्यादा ठीक रहेगा। दूध कहां से लेना है? डेयरी से लेना है, सरस डेयरी से। सरस डेयरी में 43 रुपए का दूध भाव है, 43 रुपीज पर केजी पर लीटर। सरकार दे रही है 39 रुपए, 4 रुपए कम पड़ रहे हैं, 4 रुपए कम पड़ रहे हैं। क्या करोगे आप? एडजस्टमेंट करो। हो गया इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार। मुझे ये कई बार समझ में नहीं आता कि ये जो बैठे हैं जयपुर में, कभी आके किसी स्कूल में बैठ जाए और प्रैक्टिकली देख ले, 4 लाइन लिखने की बात है यार, क्यों इतना कचरा फैला रहे हो यार आप? 4 लाइन आप लिख लो यार, ये क्यों गलत कर रहे हो? ऐसा क्यों इनसे गलत करवा रहे हो विचारों से? इनको क्यों पाप का भागी बना रहे हो जिनका कोई दोष नहीं है, कोई लेना ना कोई देना? और फिर उस जो मिड डे मील का इंचार्ज है उसको फिर सबको बना के रखनी पड़ती है दूसरे मास्टरों से, क्योंकि वो कभी भी मास्टर में शिकायत का भारी डर लगता है। हमारे साहब मिड डे मील वाला रजिस्टर चेक करा देंगे। तो एक और कहानी मिड डे मील में, जो खाना बनाती है उनको खाना बनाने का रुपए देते हैं 1320 रुपए। क्या होते हैं 1320 रुपए? सुबह से शाम तक वो खाना बनाती है। 50 बच्चों तक ये होता है, एक का, 50 के बाद 2 का, ऐसे इन्होंने बना रखा है हेल्प करने के लिए। 1320 रुपए में उनका कैसे खर्चा चलता परिवार का यार? न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है ये। न्यूनतम मजदूरी तो दो आप उसकी, रोज की न्यूनतम मजदूरी 200 रुपए तो दे दो कम से कम उनको। समाज के एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक महिला का शोषण कर रहे हो तुम। अधिकतर महिलाएं बनाती हैं, शोषण करते हो। तो मैंने कई लोगों से पूछा फिर क्या करते हैं उसका? बोले उनको क्या करते हैं, थोड़ी सी मदद कर देते हैं, कभी आटे चावल के हिसाब से उनकी मदद कर देते हैं, कभी प्रिंसिपल ठीक होते हैं तो अपनी तरफ से कुछ पैसा 500 रुपये अपनी तरफ से वो दे देते हैं। मतलब वो अपनी संस्था को चला रहे हैं लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके। 1320 रुपये। मैं उनको पूछता हूँ ये क्यों टिके होते हैं? बोले एक अनपढ़ लोग होते हैं, इनको किसी ने उम्मीद बंधा रखी होती है कि इसमें लगे रहोगे तो एक दिन परमानेंट हो जाओगे। शोषण। भगत सिंह कह के गए थे ना कि मुझे आजादी अंग्रेजों से नहीं चाहिए, शोषण से आजादी चाहिए। ये देखो आप, इंस्टीट्यूशनल शोषण, सरकार की तरफ से स्थापित शोषण सबका ही करते हैं ना। ये जितने भी संविदा कर्मचारी उनका शोषण ही तो, और क्या है? ये आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह 5-5, 6-6 हजार रुपए कोई होते हैं, 6-7 हजार रुपए क्या होता है आज के जमाने में? ड्यूटी कितनी? लगभग 24 घंटे ड्यूटी। फिर वो क्या करते हैं? उसमें कंप्रोमाइज करते हैं, रास्ता निकालते हैं। तो जो काम करने वाली बाई जी हैं उनका भी शोषण 1320 रुपए मात्र। ये चलता है मिड डे मील का सारा खेल। हम ये कह रहे हैं इसको बंद करो और इसकी एवज में जो भी पैसा बनता है उस परिवार को उसमें डाल दो, थोड़ा 5 पैसे और डाल दो। हर गांव में इन परिवारों की अलग से प्लानिंग करो और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक पंचायत में जब 1 करोड़ रुपया खर्चे का आता है
पंचायत में है, तो उस 1 करोड़ रुपए में से कुछ पैसा 20 लाख रुपया ये इनके लिए रख दो, ये सम्मान से अपना जीवन जी सके और मिड डे मील की छुट्टी हो जाए। सरकारें कहती कैसे कर सकते हैं, पहले से चला रहा है, कैसे कर सकते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि मिड डे मील बंद हो जाए और बीएलओ में इनकी ड्यूटीज लगना बंद हो जाए। एक और बात बताता हूं आपको, इंस्पेक्टर साहब हैं जो जाते हैं चेक करने के लिए स्कूल, पहले जब हम पढ़ते थे इंस्पेक्टर साहब आते थे, क्या करते थे मालूम है? वो शिक्षण व्यवस्था को चेक करते थे। हमें याद है वो आते थे, सामाजिक ज्ञान की क्लास चल रही है, पीछे कुर्सी लगा के बैठ जाते थे। इंस्पेक्टर सारे उस समय ऐसे भी सेलेक्ट भी ऐसे लोगों को करते थे, इंस्पेक्टर जो अच्छे जानकार होते थे वो बैठ जाते थे, सामाजिक ज्ञान कैसी पढ़ाई जा रही है, कौन सी विधि से पढ़ाई जा रही है, फिर बच्चों से प्रश्न पूछते थे। इंस्पेक्टर आने का मतलब स्कूल में हल्ला मचता था, इंस्पेक्टर साहब आ गए, और बाकायदा पूरी ढंग से वो ड्यूटी करते थे। अब वो क्या करते हैं? मिड डे मील चेक करते हैं, आते ही मिड डे मील का रजिस्टर चेक करते हैं, नामांकन मिड डे मील, दैट्स ऑल। उस पर मैं अलग से एक दिन ये चौपाल करूंगा। इन इंस्पेक्टर्स के क्या हाल है, वो जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके क्या हाल हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है, स्कूलों में इंस्पेक्शन कैसे हो रहे हैं, इस पर मैं अलग से क्लास करूंगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं अभिनव राजस्थान पार्टी को आप लोकनैतिक पार्टी समझिए। ये पार्टी अलग है, भारत में पहली पार्टी है, इंडिया में पहली पार्टी है ये लोकनैतिक पार्टी, जो नीतियों की बात करती है, डिटेल में बात करती है इनमें क्या सुधार होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां करती है राज में आने की बातें, वो चुनाव में रहती है मस्त, राज करो, ट्रांसफर करो, रोब मारो, वो राजनीति की पार्टियां। तो हम समय से थोड़ा आगे बात कर रहे हैं, इसलिए समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है ये कौन सी बातें हैं, बातें तो अच्छी है, सपनों जैसी लगती है, हमारे यहां नहीं हो सकती, हमने मान रखा नहीं हो सकती तो लोकतंत्र नहीं आएगा। चलते रहे इसके अंदर, एक पीढ़ी तो निकल गई, 70 साल तो एक पीढ़ी का तो चला गया। लोकतंत्र के नाम पे छद्म राजतंत्र चल रहा है और चला जाएगा, शिक्षा व्यवस्था और खराब होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था और खराब होगी। अब देखो ना, मेरे देखते देखते मेरी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी उसमें लेबोरेटरी फर्स्ट क्लास चलती थी, फिजिक्स की लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी, बायोलॉजी की लेबोरेटरी, कितनी जानदार तरीके से होते थे प्रैक्टिकल, और मजाल के उन्हें पक्षपात हो जाए। अब बंद कर दी आपने, 11वीं 12वीं की लेबोरेटरी बंद कर दी। जब आपने लेबोरेटरी बंद कर दी सीनियर स्कूल की, तो फिर क्या पीएमटी और क्या वो एबीसीडी वाले एग्जाम, जेई और ये एबीसीडी के एग्जाम ले रहे हो आप? इनसे क्या कैसे कैसे लोग निकल सकते हैं इनसे? इस फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलेंगे कैसे होंगे? उनका व्यावहारिक ज्ञान कितना कम होगा? तो हम सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बता रहे हैं साथ साथ में, और उसके पीछे पूरा तथ्यात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं, खाली हवा में बात नहीं कर रहे। तो हम लोग इन चीजों के साथ में, हमारी सरकार, हम राजस्थान को हमारी सरकार मानते हैं, लोकतंत्र की भाषा में हम कहते हैं वो सरकार हमारी है, इस सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, ये ठीक से चलनी चाहिए। कई कहते हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करो, ये सबसे मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। सरकार खुद की है, उसके खिलाफ क्या आंदोलन करो? सरकार से काम लो, ये घोड़ा आपका है, घोड़े के खिलाफ आंदोलन मत करो, घोड़े पे चढ़ो और इसको दौड़ाओ। घोड़े के खिलाफ आंदोलन करो, आंदोलन क्या बात हुई, इस पर चढ़ना सीखो, इसको दौड़ाओ। ये खिलाफ सरकार वाला जो स्टेटमेंट है अंग्रेजों के टाइम में ठीक था, उनकी सरकार थी, उनके खिलाफ आंदोलन करो, नारे लगाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपके सामने 2 प्रश्न रखे, बीएलओ का और मिड डे मील का। शिक्षक मित्र बहुत सारे आज जुड़े हैं और मुझे लग रहा है उनको विषय समझ में, उनको तो आया हुआ है मुझसे ज़्यादा, वो तो प्रैक्टिकली काम करते हैं, मैं तो उनसे ज़्यादा के पूछता हूँ। तो ये बात फैले, एक जनमत बने, और ये जो दोनों चीज़ें घुस गई हैं प्रारंभिक शिक्षा में, इनसे इन स्कूलों को निजात दिलाएं ताकि इनके स्तर में कुछ सुधार हो। अभी तो बहुत सारे पॉइंट है सुधार के, लेकिन कुछ सुधार शुरू हो। शिक्षण संस्था में केवल शिक्षा का काम हो और शिक्षक को केवल शिक्षा का काम दिया जाए, और शिक्षक का समाज में सम्मान बढ़े। जिस समाज में शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि होगा वही समाज आगे बढ़ेगा। ऐसा समाज शास्त्र में लिखा है, सोशियोलॉजी में लिखा है। मेरा सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये 2 मेरे सब्जेक्ट थे जब मैंने आईएएस का एग्जाम पास किया था।
उसमें ये लिखा है कि जिस समाज में भी प्रोफेशनल्स का मतलब होता है टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। जिस समाज में भी प्रोफेशनल्स का सम्मान जनरलिस्ट से ज़्यादा होता है, जिनका सामान्य ज्ञान वाले अधिकारी है, उनसे ज़्यादा समाज में जिनका सम्मान रहता है, वो समाज आगे बढ़ता है, वो विकास करता है। तो हमें ध्यान स्कूल पे और हॉस्पिटल पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इनकी स्थिति सुधारनी पड़ेगी। हमें कम ध्यान देना पड़ेगा पुलिस पे, रेवेन्यू सिस्टम पे, उस पर कम ध्यान देना पड़ेगा, इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो राजतंत्र के चोचले थे, इसलिए अभी भी आपका ध्यान उधर ज़्यादा रहता है। आपके स्कूल में प्रधानाध्यापक चेंज हो गए, सीनियर स्कूल में, इसमें लोगों को कम इंटरेस्ट होता है, अखबार में भी नहीं आती। सर्कल इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ, बहुत बड़ी न्यूज होती है। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस का ट्रांसफर बहुत बड़ी है। सीनियर स्कूल का प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, ज़्यादा जिक्र नहीं होता इसका। एसडीएम बदले, उनकी लिस्ट आती है, कॉलेज प्रिंसिपल्स की लिस्ट नहीं आती। उनकी आने से खुशी होनी चाहिए, अरे यार अब कॉलेज प्रिंसिपल ये वाला आ गए यहाँ पे, अब देखना इस कॉलेज की क्या स्थिति सुधरती है। ऐसी खबरें बननी चाहिए। ऐसी खबरें बनेगी अभिनव राजस्थान में, जो हमारे सपनों का राजस्थान होगा, और जो असली विकसित राजस्थान, असली लोकतंत्र वाला राजस्थान होगा। आपने प्रेम से सुना इन बातों को, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी बात को आपके सामने ठीक से रखा है। एक जो विषय दूसरा है निरीक्षण का, स्कूलों के इंस्पेक्शन का, उसको अपन अलग से चौपाल में करेंगे। अभिनव चौपाल हमने इसलिए स्थापित कर दी है कि इसके माध्यम से राजस्थान की ऐसी ऐसी बातों पर चर्चा हो जाए जिन पर चर्चा सामान्यता होती नहीं है। अखबार चर्चा आजकल इन बातों में करते नहीं, सेंसेशन नहीं बनता इससे। चैनल वालों को फुर्सत ही नहीं है। आप चैनल का तो आप इस तरह देख रहे हो, क्या कहां से कहां जा रहा है। तो ये ठीक है, सोशल मीडिया आ गया तो इसको वरदान बनाते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं ये वरदान है, कभी साहब डिपेंड करता है हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो इस सोशल मीडिया को वरदान बना लेते हैं, कमाल करते हैं। हाँ भाई, जिस चीज के लिए आना था काम में, उस चीज के लिए अभिनव राजस्थान और उनके साथी, उनके शुभचिंतक इस काम में ले रहे हैं, और क्रांति हो जाएगी। इतना प्यारा साधन, आप कहाँ कहाँ बैठे होंगे अभी जो मुझे सुन रहे हैं। हम फिजिकली मिलें तो अभी कितना खर्चीला काम है मिलने का, कितना खर्चीला काम आपको इकट्ठा करने का। और बात ही तो सुनानी है। मैं एक जगह आपको, इन्हीं सब लोगों को एक जगह बुलाऊं, कितना खर्चा होगा। वो भी करेंगे कभी, वो भी करेंगे कभी। लेकिन ये बढ़िया ना, रोज अपने घर में बैठे बैठे हम एक दूसरे की बात को सुन सके। हमारा अपना एक तरह का टेलीविजन ये शुरू हो गया है, और बातें हम वो कर रहे हैं जो हमारे परिवारों से जुड़ी हुई है। आप लोगों ने जो भी कमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं क्या करता हूँ, चौपाल के बाद में इनका रिव्यू करता हूँ, और मैं यथासंभव सबके उत्तर देने की कोशिश करता हूँ ईमानदारी से। आप अपने प्रश्न भी यहाँ रख सकते हैं, मैं उनका उत्तर भी दे दूंगा। अभी क्या नई नई चौपाल है, तो फिर बीच में मैं व्यवधान नहीं करता। जैसे बीच में आपके बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं और मैंने उनको देखा सबको, तो कभी कभी कोई विषय ऐसा गंभीर हो जाता है तो फिर मैं कमेंट्स पे कम ध्यान दे पाता हूँ, तो उसका बुरा ना माने। आपकी नमस्ते, राम राम, सलाम जो भी आपने किया है वो मैं देखता जा रहा हूँ, और मन ही मन आपको वापस प्रत्युत्तर भी देता जा रहा हूँ, और मैं आपके कमेंट्स के सबके जवाब लिखूंगा। ये विषय अगर आपको पसंद आ जाए तो आप लोग इसको शेयर मार दीजिए। अभी जैसे आप लोग 300-400 लोग हैं, अभी 400 लोग आप इसको देख रहे हैं, तो आप इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि 400 बटन दबा दीजिए शेयर वाले। बिना टैक्स का मामला है, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, केवल इस बटन को शेयर वाले को दबा दीजिए। तो क्या होगा, आपके मित्रों में, शुभचिंतकों में ये बात पहुंच जाएगी, और ये चीज़ बढ़िया है, पहुंचनी चाहिए। अच्छी चीज़ों का प्रचार होना चाहिए। जैसे गलत चीज़ों में ज़्यादा रुचि रहती है हमको, गलत वाले का प्रचार हम फास्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं उसको। उस आदत को छोड़ के और सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ों का प्रसार करना सीखिए। और जितना अच्छी चीज़ों का प्रसार करेंगे, हमारा समाज उतना ही मजबूत होगा, उतना ही सुंदर होगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में 6 महीने का हमारा पीरियड है मिशन 2020 का, जिसमें हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। आने वाले 6 महीनों में हम लोग बहुत सारी सुधारात्मक चीज़ें राजस्थान में कर पाएँ, जनता और सरकार के बीच में कड़ी बन के कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, खूब सारे हम कागज़ जुटाते हैं दिन भर। 100 लोगों की हमारी टीम है, 100 हमारे स्पेशलिस्ट हैं, 100 लोगों का हमारा संगठन है, छोटी सी टीम है, बहुत प्यारी सी और समर्पित टीम है। तो हम लोग ये काम करते हैं,
और सत्ता और इसके बीच में कड़ी का काम करते हैं। पिछले दिनों हमने एक काम शुरू किया था कि भाई ये जो गोदाम हैं ये किसानों के हैं और गोदाम में किसानों का माल होना चाहिए और वो जो माल रहता है उसके ऊपर उनको लोन मिलना चाहिए ताकि उनको अभी फसल नहीं बेचनी पड़े, और ये राजस्थान सरकार के नियमों में लिखा हुआ है। वो हमने 6 महीने पहले अभियान शुरू किया था। कागज जाने शुरू हुए थे, आने शुरू हुए थे, उनको लग गया कि ये बात अब समझ में आ गई है, उनको भी ठीक लगा कि अगर व्यवस्था तो लागू करनी चाहिए। तो अब राजस्थान में वो योजना तो पहले से बनी हुई, नियम पहले से बना हुआ है, अब शुरू हो गया। अब राजनीतिक लोग ये जरूर कहेंगे कि साहब देखो हमने पहली बार हमने शुरू किया है। तो 1961 का नियम है कि किसान अपनी फसल को रखकर उसके ऊपर लोन ले सकता है, जैसे वो सोने पे लोन ले सकता है, घर पे लोन ले सकता है, फसल पे ले सकता है। ऐसा लिखा हुआ है कृषि मंडी के नियमों में, ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो आज नहीं बेचना चाहे तो ले सकता था। ये बात हमने शुरू की, आ गई, सरकार ने मानना शुरू कर दिया। हम धन्यवाद देंगे सरकार को। ऐसी खूब सारी बातें हैं वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे और वो जनहित में काम करेगी तो उसको हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमारी खुद की सरकार है। हम उसके लिए टैक्स देते हैं, चंदा देते हैं, उससे चलती है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। जैसे हमने कहा कि ये गोदाम भरे पड़े हैं, इनमें माल किसानों का नहीं है, किसानों को अलाउ करो, वरना वो इस चक्कर में जल्दी बेच के चले जाते हैं। कब क्या करें, ले आए वापस कहाँ ले जाएंगे। तो उनके गोदाम है खुद के, वहाँ रखो। 1 रुपया बोरी किराया लगता है, क्या दिक्कत है। लोन मिल रहा है, पैसे लेके अपना काम कर ले, जब भाव आएगा उस समय दे देगा। ऐसे काम हम लोग कर रहे हैं। 6 महीने में हम लोग 15 मुद्दों पे काम करेंगे और वो शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, खेती से जुड़े हुए मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे, बेसिक मुद्दे हैं जिन पर हम लोग काम करेंगे। और आप लोग हमारा जोश बढ़ाते रहिएगा। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, अंगूठा है आपके पास, जैसे वोट देते हैं ना ऐसे, तो इसको काम में लीजिए। शेयर वाले बटन को शट एक बार दबा दीजिए बस, तो आपके साथ जुड़े हुए लोगों तक हमारी बात पहुंच जाएगी। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद।